नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की क्षितिज और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका छठा पाठ, प्रेमचंद के फटे जूते। तो बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते एक व्यंग्य रचना है जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई ने। इसमें लेखक ने प्रेमचंद के फटे जूतों के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक विद्रूपता का चित्रण किया है। यानी इसमें लेखक के जीवन के प्रति सादगी झलकती है और आप उस पूरे पाठ में पाएंगे कि लेखक ने, जो हमारे प्रेमचंद हैं, परसाई ये बताना चाहते हैं कि प्रेमचंद ने कभी भी अपने जीवन में समझौता नहीं किया। समझौता किससे नहीं किया? यानी कभी झूठ से, जालसाजी से और आगे बढ़ने के लिए गलत रास्ते अपनाना, ये सब प्रेमचंद के अंदर था ही नहीं। चाहे उन्हें गरीबी में रहना मंजूर रहा, चाहे उनका जीवन कितना भी संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी इन चीजों पे हार नहीं मानी। आपने प्रेमचंद के बहुत सारा साहित्य पढ़ा भी होगा। आप देखते हैं इतने पुराने समय में प्रेमचंद लिख रहे हैं निर्मला, जिसमें वो अनमेल विवाह की कहानी को इतना सुंदर मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रित कर रहे हैं। आप ही की पहली कहानी थी दो बैलों की कथा, और मैं तब भी प्रेमचंद की प्रशंसा करते अघानी नहीं थी। मैं आपको बता रही थी कि इतना सुंदर प्रेमचंद, जिसको कि पशुओं के मनोविज्ञान का ऐसा ज्ञान हो, तो आप सोचो जब वो इंसान की बात करते हैं तो वो क्या बात करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हमारा जो पढ़ाने का इसका ध्येय है वो है कि प्रेमचंद ने कभी भी क्या नहीं किया कि चाहे उनका किसी ने उपहास कर दिया कि यही है कि फटे जूते पहने हुए हैं, तो लोग कहेंगे यार इतना बड़ा लेखक है और ये जूते फटे हुए पहन के फोटो खिंचवा रहा है। तो ये परसाई जी यही बता रहे हैं कि जो प्रेमचंद है उनकी महानता के आगे ये फटे जूते कुछ भी महत्व नहीं रखते। तो चले, लेखक के सामने प्रेमचंद का एक चित्र है। वे पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और सिर पर मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं और गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं। घनी मूछों से चेहरा भरा भरा लगता है। पांवों में कपड़े के जूते हैं जिनके फीते बेतरतीब से बंधे हुए। बेतरतीब मतलब बहुत ऐसे बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं, बड़े अनऑर्गेनाइज्ड से कहते हैं ना, बेतरतीबी से ना, बड़े उससे बंधे हुए। दाहिने पांव का जूता तो ठीक है, पर बाएं पांव के जूते में एक बड़ा सा छेद हो गया है जिसमें से उंगली निकल आई है। आप सोचिए, लेखक की नजर इसी फटे जूते पर अटक गई है। लेखक सोचता है कि जब फोटो खिंचवाने का इनको इतना शौक है और फोटो खिंचवाने की ये पोशाक है, तो ये सोचो सामान्यतः वो कैसे रहते होंगे। पर लगता है इस आदमी की पोशाकें अलग अलग नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। पोशाकें बदलने का गुण नहीं है मतलब कि ये आदमी एक ही रंग में रहता है। ये क्या है? ये एक भाषा है भावात्मक, मतलब इसमें एक व्यंग है। क्या बता रहे हैं वो कि इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि समय के साथ जो है कि अपना फायदा देख के, मौका देख के, मौका परस्त आदमी नहीं है ये। ठीक है, ऐसी बात है कि ये अपना सादगी में है। तो जो मैं जैसा हूं वैसा हूं, आपने मुझे अपनाना है, आप ऐसे ही अपनाइए। ये नहीं है कि सामने वाले को देख के या मौका देख के या अवसरवादी, जिसे हम कहते हैं अवसरवादी, ये प्रेमचंद नहीं है। तो ये कैसे प्रेमचंद है? ये बिल्कुल सीधे साधे प्रेमचंद है, जिन्हें किसी दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जो अपने संघर्षपूर्ण जीवन को स्वीकार करते हैं लेकिन समझौता जीवन में नहीं करते। लगता है प्रेमचंद को इस बात का कतई एहसास नहीं है कि उनका जूता फट गया है और उससे उंगली बाहर निकल रही है। उसे जूते के फटे होने पर कोई लज्जा का अनुभव भी नहीं हो रहा है, जैसे कोई बड़ी सामान्य सी बात हो। जब फोटोग्राफर ने कहा होगा रेडी प्लीज, तब परंपरा के अनुसार तुमने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश जरूर की होगी। ऐसा प्रतीत होता है तुम जबरदस्ती मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहे हो। फोटोग्राफर ने क्लिक करके बोला होगा थैंक यू। वो ये भी सोचता होगा कि ये कैसा आदमी है जो फटे जूते पहनकर फोटो खिंचवा रहा है। तो मतलब वही है, मैं बार बार जो बता रही हूं आपको, कि बिल्कुल सीधे साधे इंसान है। उनका ध्यान तक नहीं गया कि मेरे जूता फट गया है। वो उन लोगों में से नहीं है जो अपनी बाह्य पोशाक पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं, बल्कि उनके आंतरिक गुण इतने अधिक हैं कि लोगों का ध्यान तो शायद उनकी बाह्य पोशाक पर जाता ही नहीं होगा। लेखक का प्रेमचंद को परामर्श है कि यदि फोटो खिंचवाना ही था तो ठीक से जूते तो पहन लेते या फोटो खिंचवाते ही नहीं। पर लगता है कि वे पत्नी के आग्रह को
टाल नहीं पाए होंगे और फोटो खिंचवाने आ गए होंगे। मगर ये कैसी ट्रेजेडी है, मतलब त्रासदी है कि आदमी के पास फोटो खिंचवाने के लायक जूता तक ना हो। लेखक को ये बात बहुत कचोट रही है कि इतना महान साहित्यकार, आज आप लाइब्रेरी जाइए तो मतलब महान उपन्यासकार, महान कहानीकार, एक युग की शुरुआत, एक युग का अंत, मतलब हर चीज ऐसा लगता है कि प्रेमचंद से शुरू होकर प्रेमचंद पे हिंदी साहित्य मानो समाप्त होता हो। तो कह रहा है इतना बड़ा साहित्यकार और इस आदमी के पास फोटो खिंचवाने के लिए जूता तक ना हो। शायद तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, वरना फोटो खिंचवाने के लिए किसी से जूते मांग लेते। अरे लोग तो, अभी मजाक कर रहे हैं, लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई कर देते हैं। मतलब कोट मांगा, कभी लड़का देखने आते हैं, जैसे लड़की के लिए पहले तो ऐसे ही होता था, रिश्ते देखते थे तो पूरी परिवार आया लड़का देखने, तो कहना लोग क्या करते थे, किसी और से किराए का वो ले लिया कोट और उस कोट को पहनाकर दिखा देते थे कि ये हमारा लड़का है। फोटो खिंचवाने के लिए तो बीवी तक मांग लेते हैं, मजाक कर रहे हैं। और कई लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि फोटो में भी इत्र मले परफ्यूम लगा के, शायद उन्हें ऐसा लगता होगा कि उसकी परफ्यूम की, इत्र की खुशबू भी फोटो में आ जाएगी। तो ये हरिशंकर प्रसाद जो है व्यंग कर रहे हैं कि लोग तो इतना तकलीफें उठाते हैं एक फोटो खिंचवाने के लिए। टोपी 8 आने में मिल जाती है, पर उस जमाने में भी जूते 5 रुपए से कम नहीं होंगे। जूते हमेशा टोपी से कीमती रहे हैं। ठीक है, जूता किससे कीमती रहा है? टोपी से हमेशा कीमती रहा है। यानी प्रेमचंद का फटा जूता देखकर उस महान कथाकार की दशा पर उसे तरस आता है। वैसे वो कह रहा है मेरा जूता भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, परसाई जी कह रहे हैं, भले ही वह ऊपर से अच्छा दिखता हो पर अंगूठे के तलवे से तला फट गया है, पर उंगली टिकी हुई है। मैं पर्दे का महत्व जानता हूं। ये देखिए, बड़ा इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैं पर्दे का महत्व जानता हूं, पर शायद तुम नहीं। तुम कौन? प्रेमचंद को कह रहे हैं। तुम तो अपना फटा जूता शान से पहने हुए, मैं तो ऐसे नहीं पहन सकता। ये क्या कह रहा है? कह रहा है मैं तुम्हारी तरह इतना महान नहीं हूं, मैं तो बड़ा साधारण इंसान हूं, और साधारण इंसान हूं इसीलिए मैं पर्दे का महत्व जानता हूं। आप, मैं, हम ऐसे ही लोग हैं। हम लोगों को क्या है, अगर हम किसी पार्टी में जाते हैं, किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं, या किसी को, यहाँ तक कि अगर मैं विद्यालय भी जाती हूँ तो मुझे इस बात की फिक्र होती है कि क्या मैं प्रेजेंटेबल लग रही हूँ, क्या मैं ठीक लग रही हूँ या नहीं। ठीक है, ऐसे जैसे आपकी माँ को होती है, जैसे आपकी बहन को होती है, इवन आपको खुद को भी होती है कि क्या हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग किसी के सामने आने लायक है या नहीं है। कहीं फटे फूटे कपड़े तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं एक मोजा ढीला, एक ऐसा रह पहन लिया, या मोजे में कोई छेद हो। तो कह रहा है क्यों? क्योंकि हम साधारण लोग हैं। हमारा बहुत ध्यान रहता है अपने कपड़ों पर, अपनी वेशभूषा पर, क्योंकि हमारे लिए सम्मान पाने के लिए एक ये भी फैक्टर काम करता है। आप समझ रहे हो? लेकिन जो लोग बहुत महान होते हैं उनके लिए ये सब चीजें काम नहीं करती होती। उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो इतना ही उस पे कपड़ों पर, जूतों पर इतना सब कुछ ध्यान देंगे, क्योंकि उनके तो आंतरिक गुण ही उनका सबसे बड़ा जो है पहचान होती है। तो ये कह रहा है मैं, आप जैसे लोग क्या है, हम तो पर्दा रखते हैं, तो पर्दे में रहना जानता था, अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं। लेकिन मुंशी प्रेमचंद की विभिन्न रचनाओं के मुख्य पात्रों के नाम का उल्लेख करता हुआ बताता है कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया, या तुम बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर रोज लगाकर घर पहुंचते रहे। पर चक्कर लगाने से तो जूता फटता नहीं, घिस जाता है। फिर वो कवि कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था, जिसकी वजह से वो, और इसके अलावा वो आने जाने के चक्कर में हरि का नाम भी भूल गया, वो अलग बात हुई। तो वो कह रहा है जो कुंभन दास है, कुंभन दास की चर्चा भी वो कर रहे हैं कि जो कुंभन दास, ये कौन थे? मध्यकालीन कृष्ण भक्त एक कवि थे, और एक बार अकबर बादशाह ने उन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था। उन्हें वहां जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब उसने बुलाया, बादशाह ने बुलाया तो जाना पड़ेगा। तो उन्होंने गुस्से में आगे कहा था, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम, कि आते जाते मेरे जूते घिस गए बार बार इसके पास जाने में, अकबर के पास, और यहां तक कि मुझे प्रभु का नाम लेने का भी समय नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि कुंभन दास थे बड़े स्वाभिमानी प्रवृत्ति के, और वे अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने इस वजह से इन शब्दों में दी। और उसने ये भी कहा, कुंभन दास ने, ये बड़ी अच्छी लाइन है, मैं आपको बताती हूँ, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करनो करे पड़े प्रणाम। मतलब
जिनको देखने से भी, जिनकी शक्ल देख के भी मेरे को दुख पहुंचता है, मैं परेशान हो जाता हूँ, उनको भी मुझे प्रणाम करना पड़ता है, सिर झुकाना पड़ता है उनके सामने। तो ऐसे थे कुंभन दास। तो क्या कुंभन दास जो थे वो, उनका भी जूता फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था और हरि का नाम भी भूल गए थे। तो तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। अब लेखक को लगता है कि तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो और ठोकर मार मार कर तुमने अपना जूता फाड़ लिया, या तुमने रास्ते के किसी टीले पर अपना जूता आजमाया होगा। तुम चाहते तो उससे बचकर भी निकल सकते थे, पर यह तो समझौते वाली बात हो जाती ना। और तुम कैसे हो प्रेमचंद जी, तुम तो समझौता करते नहीं थे। तुम्हारे पांव की उंगली यह संकेत करती सी लगती है कि जिसे तुम घृणित समझते हो, यानी जिनको तुम इज्जत नहीं देना चाहते, जिन्हें तुम घृणा के योग्य समझते हो, तो उन्हें तुम हाथ की उंगली नहीं, पांव की उंगली से इशारा करते हो। ठीक है, मैं तुम्हारी उंगली का इशारा समझता हूं और तुम्हारी व्यंग मुस्कान को भी समझता हूं। लगता है तुम हम सभी पर हंस रहे हो, क्योंकि हम उंगली छुपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम वो नहीं, अपनी जो हमारे सही व्यक्तित्व है हम उसको सामने नहीं रखते। हम एक लबादा ओढ़े रहते हैं, यानी हमारी डुअल पर्सनालिटी होती है, दोहरा चरित्र होता है, दोहरा व्यक्तित्व होता है। हम क्या करते हैं, सभी लोगों के सामने अपनी अच्छाइयां रखते हैं, अपना वैभव विलास रखते हैं, अपने अच्छे कपड़े, अपने आप को प्रेजेंटेड, अपने आप को अच्छे तरीके से उपस्थित करना चाहते हैं, अपने सकारात्मक सारे तथ्य ही दूसरे के आगे रखते हैं, नकारात्मक नहीं रखते। तो कह रहा है शायद आप यही सोच के हम पे हंस रहे हो कि हम लोग तो कैसे हैं, हम लोग तो ओछे लोग हैं, छोटे लोग हैं आपके सामने। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई, पर कम से कम पांव तो बचा रहा और मैं चलता रहा। पर तुम अपनी अंगुली को ढांकने की जूता में तलवे का भी नाश कर रहे हो, इससे तुम चल नहीं पाओगे। तो वो क्या कह रहा है कि देखो प्रेमचंद ने तो अपने कभी भी दोहरा व्यक्तित्व नहीं अपनाया। प्रेमचंद ने तो कभी भी जो खराब हालात थे, जो हालात खराब थे मतलब गलत लोगों के साथ किया, केवल अपने फायदे के लिए लोगों के सामने कभी वो झुके नहीं, समझौता नहीं किया। लेकिन तुम कैसे हो, कह रहे तुम लोग तो ऐसे समझौतावादी हो। प्रेमचंद हमें कह रहे हैं कि तुम तो जूता छोड़ो, तुम्हारा तो तलवा ही घिस जाएगा, यानी दूसरों के सामने हमेशा अपने फायदे के लिए जो है तुम हमेशा घुटने टेक देते हो। तो ये बात ठीक नहीं है। तो प्रेमचंद जो है सीधा साधा सरल जीवन जीने में विश्वास करते थे, बनावट से बहुत दूर थे, स्वाभिमानी थे और अपने उसूलों पर टिके रहने वाले थे, चाहे उन्हें इसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना देनी पड़े। तो बच्चों ये था हमारा प्रेमचंद के फटे जूते पाठ। इसमें थोड़ा सा मैं प्रश्नोत्तर बता दूं आपको इम्पोर्टेंट। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं, जो मैंने आपको भी बताई। सीधा साधा सरल जीवन, स्वाभिमानी, समझौतावादी बिल्कुल नहीं थे, अपने उसूलों के पक्के थे। ठीक है, और एक प्रश्न मैं आपको और बताना चाहती हूँ इसका, जो मैंने आपको कुंभन दास का बताया, इसीलिए मैंने आपको कहानी भी सुना दी। कभी कभी कुछ अगर थोड़ा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन देना तो कुंभन दास पे भी एक प्रश्न वो बना देते हैं, जिसकी कहानी मैंने भी आपको बता ही दी है। ठीक, अच्छा एक ये कर जाना, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के अनुसार बताइए तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो इसमें वो क्या कहना चाहते हैं कि वर्तमान युग में दुराव छिपाव रखना जरूरी हो गया है। देश के सामान्य लोग तक अपनी सही चीज मतलब अपनी गलत बातों को छुपा कर रखते हैं, लेकिन प्रेमचंद पर्दे का महत्व नहीं जानते थे। वो तो सिर्फ दुराव छिपाव में विश्वास ही नहीं करते थे, वो तो कहते थे मैं जैसा हूं वैसा दिखता हूं, और उनमें बनावटीपन कतई भी नहीं था। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ, प्रेमचंद के फटे जूते। अब मैं मिलती हूँ आपको अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।